गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज के हम बिजनेस स्टडीज़ के वीडियो में पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर और बाकी प्रिंसिपल्स हम समझ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में हम समझ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी समझेंगे। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का मतलब रहता है कि समान, इक्विटी मतलब समानता से मतलब यानी जो भी जो एम्प्लॉयज़ से ट्रीट करें, जो एम्प्लॉयर, ठीक है, वो क्या करें, समान बर्ताव करें। उनको सैलरी देते वक्त उनको मतलब जैसे सेम पोस्ट पे है तो उनसे जैसे मैनेजर की पोस्ट पे तो उनकी सेम सैलरी होना चाहिए। उनसे मतलब यानी डीलिंग करते वक्त उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर जब एम्प्लॉयज़ के साथ भेदभाव होने लगता है, ठीक है, दो एम्प्लॉयज़ एक साथ काम कर रहे हैं और एक ही पोस्ट पे हैं और उनसे एम्प्लॉयर जब काम लेते वक्त किसी से अच्छे से बात कर रहा है और किसी से मिसबिहेव कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जो फुल मैक्सिमम एफर्ट करने चाहिए एम्प्लॉयज़ को, तो वो नहीं करेंगे। क्योंकि उनके साथ हीन भावना या उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, ठीक है, उनके साथ पक्षपात हो रहा है एम्प्लॉयज़ के। तो ऐसी कंडीशन में फुल कैपेसिटी से डिससेटिस्फाई होकर वो फुल कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। इक्विटी का मतलब ये नहीं है कि प्यून है और सुपरवाइज़र उनकी दोनों की सैलरी क्या हो, सेम हो। इक्विटी से मतलब ये है कि जैसे प्यून बहुत सारे हैं तो उनके लिए क्या होना चाहिए, सेम सैलरी होना चाहिए। उनके पास लीव के जो लीव रूल्स वगैरह रहते हैं उनके सेम होने चाहिए, कि जैसे एक को तो दे रहा है छुट्टी और दूसरे को साफ मना कर दे रहा है और इस टाइप से ट्रीट कर रहे हैं। तो जो रूल रेगुलेशन है उनके लिए क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ग्रेड, पोजीशन, जेंडर के हिसाब से, ठीक है। अब जैसे मैनेजर है, एक मैन है और एक वुमन है, तो उनके साथ मतलब यानी जब डील करते वक्त क्या होना चाहिए, सेम बर्ताव होना चाहिए उनको। मतलब यानी क्या कहते हैं, मेल फीमेल के हिसाब से डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। कई लोग धर्म के हिसाब से भी करते हैं ना, तो वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर सेम पोस्ट पे रहते हैं तो उनके पास जो लीव रूल्स वगैरह रहते हैं या उनकी सैलरी संबंधित जो भी चीज़ें रहते हैं, रूल रेगुलेशन, वो क्या होने चाहिए, सेम, ठीक है। अगर उनसे समान बर्ताव किया जाएगा, सबके साथ एक जैसा बर्ताव किया जाएगा, तो सब ही 100% अपना योगदान देंगे, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का भी भला होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, स्टेबिलिटी टू ट्यूनर ऑफ पर्सन। इसका मतलब रहता है फ्रीक्वेंट, जैसे कई बार लगातार ट्रांसफ़र होते हैं या टर्मिनेशन होते रहते हैं, तो उससे संबंधित है। तो सबसे पहले हम ये इसमें यहाँ पर ये बोला गया है टर्मिनेशन मतलब निकाल देते हैं, ट्रांसफ़र मतलब यहाँ से वहाँ भेज देते हैं, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच, या मतलब ट्रांसफ़र का तो मतलब बताने की ज़रूरत नहीं, सबको ही ऑलमोस्ट पता ही होगा, ठीक है। टर्मिनेशन सबसे पहले पकड़ते हैं अपन। यहाँ पर इस प्रिंसिपल में बोला है कि जैसे कई बार क्या होता है, एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन से कई बार निकाल दिया जाता ना, तो उन्हें यही डर लगा रहेगा कि अब निकाल दिया। जब काम करते वक्त अगर उसे यही जॉब का इनसिक्योरिटी टाइप का फील होगा कि अब निकाल देंगे, तो इनसिक्योरिटी के कारण वो अपना जो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा प्रोडक्शन वर्क में, ठीक है। अपना जो काम करना है वो पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे पाएगा, क्योंकि इनसिक्योरिटी ऑफ जॉब के कारण, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या, जब वो ध्यान नहीं देगा तो ऑर्गेनाइजेशन का भी नुकसान होगा। तो ये फ्रीक्वेंटली टर्मिनेशन, बार निकालना रखना, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसके कारण भी, इनसिक्योरिटी कारण वो ध्यान भी नहीं दे पाता। दूसरी बात क्या होगा, हमने जो ऑलरेडी काम कर रहा था अच्छा भला, वो रूल रेगुलेशन सीख गया था, पता लग गया था उसको रूल रेगुलेशन पूरी कंपनी के बारे में, तो वो धीरे धीरे एडजस्ट होता है और मतलब यानी जो भी प्रॉब्लम है उसकी, जो गलतियाँ करता था, वो धीरे धीरे कम करने लगता। लेकिन अब नया एम्प्लॉयज़ आएगा उसकी जगह, तो वो फिर से रूल रेगुलेशन, उसको 2-3 साल तो उसको मतलब यानी पूरी ऑर्गेनाइजेशन से अवगत होगा, फिर उसके बाद रूल रेगुलेशन आएंगे, तो वो भी तो गलतियां करेगा, उससे ऑर्गेनाइजेशन का और भी रिसोर्सेज वेस्ट होंगे, तो सोचने समझने में उसको टाइम लगेगा, तब भी तो नुकसान है। इसलिए क्या करना चाहिए, टर्मिनेशन बार नहीं करना चाहिए, जिससे एम्प्लॉयज़ भी ध्यान नहीं दे पाता और ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज भी बर्बाद होती है। अब ट्रांसफ़र की बात करते हैं।
ट्रांसफ़र से हम सबसे बड़ी एग्जांपल आपके स्कूल का ही देखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा केवी स्कूल, केवी जो आप केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं, तो वहाँ लगातार टीचर का ट्रांसफ़र होता रहता है। 2-3 साल आए टीचर, फिर चले गए, फिर कोई और आया आपको पढ़ाने। तो ये जैसे क्या हुआ कि अगर लगातार ट्रांसफ़र होते रहते हैं, जैसे आपको पढ़ाने आए जो टीचर, ठीक है, अब 1 साल पढ़ाया तो आपको जानने लगे, वो आपको जानने लगे, आप उनको जानने लगे, ठीक है, तो वो आपकी जो कहते हैं ना नस नाड़ी से बिल्कुल अवगत हो गए वो। तो जिसके कारण क्या होगा कि वो हर आपकी वीक पॉइंट जानने लगेंगे, तो आपके इम्प्रूवमेंट 1 साल तो जानेंगे और दूसरे साल से आपको क्या करेंगे, सुधारने की कोशिश करेंगे। अब उनका ट्रांसफ़र हो गया, पता चला उन्हें 1 साल जाना, फिर ट्रांसफ़र हो गया उनका, ठीक है, फिर नया आएगा, फिर वो नया टीचर आएगा, फिर वो आपको मतलब पहले तो समझेगा, और जब समझेगा, फुर्सत होगा समझ के कि आप ठीक करेगा, तो उसका फिर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इससे टाइम, रिसोर्सेज और एनर्जी वेस्ट हुई कि नहीं। इसलिए फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ समय लगता है किसी भी काम को, व्यक्ति को उस जगह के वर्क स्पॉट या जो भी काम जॉब दिया उसको पढ़ने में, फिर उस हिसाब से फिर वो काम करता है, जिससे रिसोर्सेज का भी वेस्ट होता है बार बार टर्मिनेशन और ट्रांसफ़र से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। देखिए नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब फोयल ने सुझाव दिया है ऑर्गेनाइजेशन में कि एम्प्लॉयज़ जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको पूरा अवसर देना चाहिए कि अपने भाव व्यक्त कर सके। जब कभी भी कोई प्लान बना रहे हैं या लागू कर रहे हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें अपॉर्चुनिटी देना चाहिए कि वो अपने व्यूज़ दें, अपने सुझाव दें। कभी कभी वो अच्छे सुझाव देते जिससे ऑर्गेनाइजेशन का भी तो बेनिफिट हो सकता है। और जब वो उनको बिठाते हैं प्लान बनाते वक्त या लागू करते वक्त सुझाव देने के लिए, तो उन्हें भी अच्छा लगता है, उन्हें अत्यधिक संतुष्टि होती है जब उनके जो सुझाव वगैरह उनका स्वागत करता है मैनेजर, ठीक है, आइडियाज़ वगैरह का प्लान फ्रेम करते वक्त। पर यहाँ इनिशिएटिव, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव से ये मतलब नहीं कि वो डिसओबीडियंस बन जाए। एक बार मैनेजर ने प्लान बना लिया, प्लान बनाने से पहले सुझाव लेगा, उसके व्यूज़ लेगा, लेकिन एक बार बना लिया तो चाहे जो एम्प्लॉयज़ के जिनने सुझाव दिए थे उनके सुझाव लिए गए या नहीं लिए गए, उनको फॉलो करना है प्लान बनने के बाद, ठीक है। ऐसा नहीं कि उनके सुझाव नहीं लिए तो वो बात ना माने, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दिया है कि बिफोर सेटिंग अप प्लान बना रहे हैं तो वो वेलकम करेंगे उनके सजेशंस का, आइडियाज़ का, ठीक है, अलाउ करेंगे ताकि वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, ज़्यादा बोले, ताकि जो भी ड्रॉबैक्स ख़त्म हो जाएं। पर एक बार प्लान बन गया तो मतलब लागू हो गया, उस पर काम चालू हो गया, तो उनको फॉलो करना है चाहे उनके सुझाव लिए जा रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट देखिए प्रिंसिपल ऑफ स्प्रेड डी क्रॉप्स। ये सबसे बढ़िया इस एग्ज़ाम्पल को समझने के लिए इसका सबसे पहले एग्ज़ाम्पल लिया जाए तो ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैं देती हूँ, प्रोडक्शन मैनेजर ने जॉब असाइन किया, ठीक है, उस 10 मेंबर्स के लिए और बोला कि 100 गुड्स बनाना है, ठीक है। प्रोडक्शन मैनेजर ने ये कहा कि 10 मेंबर्स थे और वो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे, उनको बोला कि 100 गुड्स बनाना 1 हफ्ते के अंदर, ठीक है। और अगर 100 गुड्स बन गए तो तब ये टीम जीतेगी, नहीं तो हार जाएगी। अब ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि 100 गुड्स बनाना है और 10 मेंबर है तो ईच कितने होगा, 10 गुड्स सबको बनाने थे। 10 बनाएंगे तो 100 हो जाएंगे ना, ठीक है। तो क्या हुआ, सबके लिए 10 गुड्स बांट दिए 10 मेंबर्स के बीच में कि 10 सबको बनाना है। लेकिन क्या हुआ, उनमें से 10 मेंबर में से 2 बीमार हो गए 2 बीमार हो गए और वो अपने गुड्स नहीं बना पाए। ऐसी कंडीशन में बाकी 8 ने तो गुड्स बना दिए, यानी 80 गुड्स तो हमारे कंप्लीट हो गए, लेकिन 20 नहीं बनाए। तो ऐसी कंडीशन में जब 20 नहीं बनाए
एक हफ्ते तक, तो वो टीम जीतेगी क्या? अपना टारगेट, जो टारगेट उनने सोच रखा था एक हफ्ते में इतने गुड्स बनाने का, वो टारगेट पूरा हो पाएगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इनने क्या किया, अपने इंडिविजुअल गुड्स तो बना दिए, लेकिन टीम को, पूरी टीम को कितने बनाने थे? 100 गुड्स, वो नहीं बनाए। इसलिए यहाँ टीम स्पिरिट, यानी आपको टीम में रहने के लिए, भावना जगाने के लिए ये प्रिंसिपल बनाया गया है कि यहाँ पर बोला है कि टीम जीतेगी अगर 100 गुड्स बनाएंगे। इनने इंडिविजुअल ने 10-10 गुड्स, 8 ने तो बना दिए, तो क्या टीम जीत गई? क्या नहीं जीती। ठीक है, इनको क्या करना था कि इनने अपने 80 बना दिए, अब 2 बीमार हो गए, कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है, इस बार इनके साथ तो कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है, तो बाकी 2 बचे हैं, उनके सबको मिल बांट के 20 गुड्स जो बचे थे वो इनको मिल बांट के बाकी 8 को बना देना चाहिए था। ठीक है, अगर ये बना देते तो क्या होता, 100 गुड्स बन जाते समय पे, एक हफ्ते के अंदर, और हमारी टीम जीत जाती। आ गया कि नहीं समझ में? तो इसमें मतलब ये बताया कि टीम में रहने की भावना को जगाया है इस प्रिंसिपल में। अब ये हेनरी फोयल के प्रिंसिपल्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब हम काय के बारे में पढ़ेंगे, एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में। सबसे पहले हम एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे, तो उससे पहले हम उसकी थोड़ी सी हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं कि वो कौन थे, कहाँ पैदा हुए हैं, ठीक है, क्या क्या किया है उन्होंने अपनी लाइफ में, ये सब। एफ.डब्ल्यू. टेलर जो है उनका जन्म कब हुआ है? 1856 में, यूएसए में। ये सब आपको रटा होना चाहिए। हेनरी फोयल का भी उस दिन आपने पढ़ा था ना, वैसे एफ.डब्ल्यू. टेलर का भी है हिस्ट्री। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर जो है उनका जन्म 1856 में यूएसए में हुआ। उनने ज्वाइन किया मिडिवल स्टील कंपनी ज्वाइन की, मैकेनिकल इंजीनियर की हैसियत से। ठीक है, उनने यूजिंग हैज़ इंजीनियर बैकग्राउंड में जब इंजीनियरिंग का वर्क कर रहे थे ना वो, तो उन्होंने साइंटिफिक स्टडी की और टेक्निक्स वगैरह का यूज़ किया। ठीक है, वो सबसे पहले उनने जो वर्कर की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए और रिसोर्सेज जो भी है, संसाधन जो भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने पर बल दिया, ध्यान दिया सबसे ज़्यादा। ठीक है, टेलर जो जितने भी इसने सिद्धांत बनाए, प्रिंसिपल बनाए और टेक्निक बनाए, वो किस पर आधारित है? ऑब्जर्वेशन। जो भी मतलब फैक्ट्री में उन्होंने ऑब्जर्व किया, उनने काफ़ी प्रैक्टिकल करके देखा। ठीक है, और जो भी उनका कंक्लूज़न निकला उस हिसाब से उन्होंने प्रिंसिपल और टेक्निक, मतलब यानी पूरा जैसे साइंस में एक एक चीज़ कुछ भी बनाने से, कोई भी डिक्लेयर करने से पहले काफ़ी टेस्ट करके देखते ना, वैसे इन्हें एक एक प्रिंसिपल को बनाते वक्त या टेक्निक अपनाते वक्त क्या किया, फैक्ट्री में काफ़ी रिसर्च किया। ठीक है, रिसर्च किया, ऑब्जर्व किया, उस हिसाब से इनने हर एक प्रिंसिपल, टेक्निक, मेथड्स को डेवलप किया। और मेथड इनने मतलब ये सब टेक्निक और प्रिंसिपल क्यों बनाए? क्योंकि उनने ये देखा कि जो प्लानिंग वगैरह उसमें थोड़ी कमी थी, वर्किंग मेथड जो थी वो भी, जो काम करने की जो तरीका था वर्कर्स का, वो भी ठीक नहीं था, जिसके कारण भी समय बहुत ज़्यादा बर्बाद होता था, रिसोर्सेज भी, है ना, और फालतू थकान भी होती थी। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। एफ.डब्ल्यू. टेलर का जन्म हुआ 1856 में यूएसए में। ठीक है, और 1878 में उनने ज्वाइन किया मिडिवल स्टील कंपनी मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में। उनने इंजीनियर का बैकग्राउंड, जो भी मतलब इंजीनियरिंग का काम किया, तो मालूम टेलर ने साइंटिफिक स्टडी और साइंटिफिक तरीके से स्टडी करके किया और टेक्निक का यूज़ किया। और उनका ध्यान सबसे ज़्यादा, उन्होंने ध्यान काय पे दिया? वर्कर की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए और रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने पे। ठीक है, और टेलर के जितने भी प्रिंसिपल और टेक्निक है वो किस पर आधारित है? ऑब्जर्वेशन। जो भी उन्होंने लैब में टेस्ट करके देखे, काफ़ी प्रैक्टिकल करके देखा, जो ऑब्जर्व किया उस हिसाब से डेवलप किए गए फैक्ट्री में। फैक्ट्री में उन्होंने एक एक एम्प्लॉयज़ पे रिसर्च की है। ठीक है, और ऑब्जर्व किया उस हिसाब से। क्यों? क्योंकि जो ये सब क्यों किया गया? क्योंकि जो प्लानिंग में जो कमियां थी, मेथड भी ठीक नहीं थी, इस वजह से। और कंट्रीब्यूशन ऑफ टेलर देखिए, क्या योगदान था टेलर का। एफ.डब्ल्यू. टेलर जैसे हेनरी फोयल को फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी एंड थॉट्स कहते हैं ना, वैसे साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन है? एफ.डब्ल्यू. टेलर। ये याद होना चाहिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन है? एफ.डब्ल्यू. टेलर।
इनको क्यों कहा जाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कहा जाता है और उनके क्या क्या योगदान है ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए टेलर ने उनने पब्लिश की थी बुक्स, रिसर्च पेपर जो पब्लिश किए थे जिसमें एक्सप्लेन किया गया है कि साइंटिफिकली तरीके से मतलब इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट साइंटिफिक व्यू के मतलब यानी किस तरीके से उनके विचारधारा थी इंडस्ट्री के प्रति, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति और मैनेजमेंट के प्रति जो साइंटिफिक व्यूज़ थे ना वो बताया गया है। ठीक है, उनका मेजर कंट्रीब्यूशन उनका जो भी मतलब जो उन्होंने बुक्स बनाई या जो रिसर्च पेपर बनाए वो किस पे आधारित थे, शॉप मैनेजमेंट, पीस रेट सिस्टम, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और इनने सबसे ज़्यादा जोर दिया कि कौन सी मेथड साइंटिफिक मेथड अपनाएं। ठीक है, मैनेजमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यानी साइंटिफिक मेथड का मतलब ये कि कोई मेथड अपनाते वक्त कोई ज़रूरी नहीं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो मेथड सही है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी सही उपयुक्त हो। ठीक है तो हमें सारी मेथड यूज़ करना चाहिए। ठीक है, और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल हो, फ़ायदेमंद हो, जिसके मेरिट ज़्यादा और डीमेरिट्स कम हो वो अपना लें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।